नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मेरठ मामले की। पुरानी कहावत है कि महिला का चरित्र पुरुष का भाग्य है। इसको देवता भी समझ नहीं पाए तो मनुष्य की क्या बिसात। महिला अगर चाहे तो वो अपने घर संसार को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर वो रास्ते से भटक जाए तो सामने आती है मेरठ जैसा हत्याकांड। इसको जिसने भी सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। धोखे और सेक्स के पीछे बर्बादी की जो दास्तान लिखी गई है, जो कहानी लिखी गई है, वो हैरान कर देने वाली थी। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। तुम अगर सौरभ का वध करोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमको अगर अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से कई मैसेजेस को रिकवर किया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां, साहिल की बहन और सौरभ के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए थे और इन अकाउंट से वो साहिल को मैसेज भेजा करती थी। मुस्कान को अच्छे से पता था कि साहिल कर्मकांडी व्यक्ति है और इसी का फायदा उठाकर उसने साहिल का ब्रेन वॉश करके सौरभ की हत्या का प्लान बनाया। हाल के दिनों में एक फिल्म आई जिसका नाम था हसीना दिलरुबा। यह फिल्म लव, सेक्स और धोखे पर आधारित थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने जिस तरीके से ब्रूटली अपने हस्बैंड का मर्डर किया, ठीक उसी तरीके से मुस्कान ने सौरभ को मार डाला। इस बात की तस्दीक पुलिस की जांच में भी हुई है कि मुस्कान ने इसी फिल्म को देखकर सौरभ के मर्डर की योजना बनाई थी और साहिल के साथ मिलकर उसको अंजाम तक पहुंचाया। जांच में सामने आया है कि साहिल की हत्या की साजिश मुस्कान नवंबर 2024 से ही रचने में लगी थी। वो साहिल से सीधे सौरभ को मारने की बात नहीं कह पा रही थी, इसलिए उसने फर्जी स्नैपचैट बनाकर कत्ल की साजिश रच डाली। मुस्कान साहिल के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने सौरभ के कत्ल की साजिश 4 महीने पहले से बनानी शुरू कर दी और उसको कत्ल में कामयाबी मिली 3 मार्च की रात, जब उसने और साहिल ने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का मानना है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं बल्कि मुस्कान है। सौरभ की ओर से मुस्कान एकदम से टूट चुकी थी। उसकी दोस्ती जब साहिल से हुई तो उसको वहां पर एक भावनात्मक सहारा मिला। इसके बाद उसने सौरभ को अपनी जिंदगी के रास्ते से हटाने का पूरा प्लान रच लिया। यही वजह थी कि नवंबर 2024 में उसने पहली बार ये साजिश रची कि सौरभ को किस तरह से अपने रास्ते से हटाया जाएगा। पुलिस जांच में एक और अहम बात सामने आई है कि साहिल के दादा एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से ही साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। साहिल की मां की 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में ही मौजूद है और यही वजह थी कि साहिल के बड़े भाई लंदन और दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल इसी घर में रहा। स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज पर इसलिए साहिल को भरोसा होने लगा था कि ये मैसेज वाकई उसकी मां की तरफ से आ रहे थे। साहिल के घर की दीवार पर एक ब्लड ड्रैगन उकेरा गया था जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके घर से बहुत बड़ी तादाद में शराब की खाली बोतलें और बियर की कैंस मिली हैं और बहुत सारा ऐसा पूजा पाठ का सामान मिला है जो अमूमन घरों में इस्तेमाल नहीं होता। ये वो पूजा का सामान है जिसको तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। लव, सेक्स और धोखे पर आधारित बर्बादी की ये दास्तां खत्म हुई सौरभ के कत्ल के साथ, लेकिन अभी तक जो भी कड़ियां जुड़ी हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि पूरे देश को हिला देने वाले इस खौफनाक कत्ल की इबारत लिखी खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान ने। मुस्कान हवस में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने कत्ल जैसा जघन्य कांड करने से पहले भी परहेज नहीं किया, वो भी उसका जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी और 7 जन्मों का वादा करके फेरे लिए थे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हुई है और इस किरदार का नाम है पंकज।
पंकज सौरभ के बचपन का दोस्त बताया जा रहा है, उसका हमसाया है और मुस्कान और सौरभ का सबसे बड़ा राजदार भी है। सौरभ ने पंकज के खाते में कुछ रुपए भी ट्रांसफर किए थे, मगर बीते 3 दिन से पंकज रहस्यमयी तरीके से गायब है। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सौरभ मुस्कान साहिल के प्रेम त्रिकोण में एक और किरदार। सौरभ की जिंदगी का आखिरी तीसरा किरदार पंकज कौन है? सौरभ की जिंदगी के आखिरी वीडियो वाला पंकज कहां हुआ लापता? सौरभ के मर्डर केस में पंकज के कनेक्शन का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? ये चंद ऐसे सवाल है जिनका जवाब हर कोई चाहता है। सौरभ के परिवार वाले इन सवालों के जवाब चाहते हैं। मुस्कान के घर वाले भी इस केस में पंकज की भूमिका पर खुलासा चाहते हैं। सौरभ के अंतिम संस्कार के बाद कुछ कैमरों के सामने दिखा पंकज आखिर एकाएक गायब कैसे हो गया? पंकज कौन है? सौरभ और उसकी दोस्ती के पीछे का रहस्य क्या है? लंदन से लौटे सौरभ के साथ आखिर पंकज ही आखिरी वक्त तक क्यों था? पुलिस की स्क्रिप्ट में पंकज है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पंकज लापता क्यों है? सौरभ के करीबियों और रिश्तेदारों की मौजूदगी शहर में है, लेकिन पंकज आखिर कहां चला गया? पुलिस ने सौरभ मर्डर केस के वक्त बताया था कि सौरभ के एक दोस्त के खाते में पैसा आया है। सौरभ ने यह रकम पंकज के खाते में ही क्यों भेजी थी? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। सौरभ वहाँ से आया था लंदन से, तो उसके 6 लाख के आसपास थे रुपए, लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था। तो उसके कुछ पैसे जो है सीज के एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था उसमें, तो इसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए। तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया था। अब जानते हैं सौरभ की जिंदगी में पंकज की अहमियत। पहले देखिए इस तस्वीर को और जानिए पंकज दिखता कैसा है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। यह 3 मार्च 2025 की मेरठ के इंदिरा नगर के एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो है। वक्त है रात के 11:41। इस वीडियो में बाइक चलाने वाला शख्स पंकज है और उसके पीछे बैठे शख्स का नाम है सौरभ कुमार। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के कुछ घंटे बाद सौरभ को बेरहमी से उसकी बीबी मुस्कान और मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने कत्ल कर दिया। यह वीडियो जिस वक्त इस सीसीटीवी कैमरे में आया, पंकज के साथ सौरभ अपने पैतृक घर से खाना लेने जा रहा था। सौरभ की मां ने लौकी के कोफ्ते बनाए थे। यह सब्जी सौरभ को बहुत प्रिय थी। मां ने कहा, बेटा मेरी आंखों के सामने ही खाना खा ले। लेकिन सौरभ अपनी बीबी और बेटी के साथ बैठकर इत्मीनान से खाना खाना चाहता था। सौरभ खाने का टिफिन लेकर पंकज के साथ इसी मोटरसाइकिल से मुस्कान के पास पहुंचा। सौरभ कब आपको सबसे लास्ट टाइम मिल के गए थे? वो 3 तारीख को आया था, बस खाली 3 तारीख को खाना लेके गया था रात को। बस खाना वगैरह हमारे यहीं से जाता था उस लड़के के लिए, वो खुद लेने आता था, खुद लेके जाता था। और मैंने कई बार उससे कहा कि तुम यहीं बैठ के खा ले। कह रहा मम्मी मैं उसे भी खिलाऊंगा, वो दिन भर कुछ नहीं खाती है उसकी लड़की। आपने कोफ्ते की सब्जी बनाई थी उस दिन? हाँ। इन दोनों के अलावा और भी कोई हो सकता है जो इसमें शामिल है? हम तो इसके बारे जांच की मांग कर रहे हैं ना कि जांच करवाई जाए। जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। हाँ, उस चीज़ को बढ़ाया जाए और हमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन है शामिल, कौन कौन नहीं है। उनको सबको सजा होनी चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ सौरभ और मुस्कान के बीच अचानक कहासुनी हो गई। दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। सौरभ का मूड खराब हो गया और वह पंकज के साथ घर से निकल आया। घर से निकलने के बाद दोनों दिल्ली रोड आए और वहाँ ड्रिंक्स पी। सौरभ का जो दोस्त है 24 तारीख को यहाँ से मेरठ से अपनी कार लेके गया है, उसे रिसीव करके लाया है। और फिर वो 2 दिन बाद 26 तारीख को यहाँ आया है। 3 तारीख के बाद मम्मी ने 4 तारीख में टिफिन वगैरह पैक करा था, तो मम्मी ने फ़ोन करा होगा कि भाई खाना ले जाएगा, तो उठाया नहीं फ़ोन वगैरह उठाया नहीं उसने। फिर मेरे पे 11 बजे मैसेज में आती मैसेज करता है वो कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँ।
ड्रिंक्स करने के बाद सौरभ मुस्कान के पास कितने बजे लौटा? क्या पंकज ने सौरभ को मुस्कान के पास उसके घर छोड़ा था? जब पंकज सौरभ को लेकर मुस्कान के पास पहुंचा तो क्या हुआ? क्या मुस्कान का गुस्सा सौरभ के घर पहुंचने पर ठंडा हुआ था या नहीं? इन सवालों का जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मददगार होंगे। पंकज बता सकता है कि सौरभ के कत्ल से पहले घर का माहौल क्या था। क्या सौरभ को घर छोड़ते वक्त घर में मासूम पीहू घर के अंदर थी या वह अपनी नानी के घर पर गई थी? क्या घर के अंदर साहिल पहले से मौजूद था या नहीं? इतने सारे सवालों को अपने दिल में दबाए पंकज लापता है। पंकज कौन है? उसकी सौरभ की जिंदगी में क्या भूमिका है? पंकज सौरभ का जिगरी यार है। लंदन से लौटने के बाद मौत के आखिरी वक्त तक पंकज सौरभ के साथ रहा। इतनी तगड़ी दोस्ती के पीछे सौरभ को लेकर पंकज का असली दोस्ती थी या फिर कोई स्वार्थ का काम कर रहा था? पंकज के बारे में बताया जाता है कि उसने भी सौरभ के साथ मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था और कुछ साल मर्चेंट नेवी में सौरभ के साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में रहा है। तो सवाल यह है कि फिलहाल पंकज मेरठ में क्या कर रहा था? अगर पंकज सौरभ के कत्ल के रहस्यों का राजदार नहीं है तो फिर वह आखिर क्यों गायब है? उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों है? मेरठ से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। तो मेरठ में हुए हत्याकांड के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जेल में बंद मुस्कान नशे से तड़प रही है और अपने आशिक साहिल के साथ जेल में भी रहने की गुहार लगा रही है। तो वहीं पर जेल के बाहर एक के बाद एक मामले तो पर्दाफाश हो रहे हैं। आज भारत समाचार इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। जेल में बेइंतहा तड़पते हैं साहिल और मुस्कान। रात भर करते हैं ड्रग्स की डिमांड। नशीली दवाएं मुस्कान और साहिल के मनपसंद। प्यार में आया नशे वाला एंगल। कातिल मुस्कान और उसके आशिक साहिल और मुस्कान के शौहर सौरभ के मामले में जितनी परतें खुलती चली जा रही हैं, सच्चाई शीशे की तरह साफ होती चली जा रही है। अपने पति को अपने आशिक के साथ काट पीट कर रिश्तों के चंगुल से आजाद होकर पुलिस की गिरफ्त में आई मुस्कान और उसका आशिक साहिल अब जेल में है। जेल से जो बातें सामने आ रही हैं, वो कई और राज भी खोल रही हैं। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल फिलहाल मेरठ जिला कारागार में बंद है। पिछले 5 दिनों से दोनों ही बेहद बेचैन हैं और उनकी रात और दिन बेचैनी में गुजर रहे हैं। हम इस समय मेरठ जिला कारागार के बाहर मौजूद हैं। जो मुस्कान है और जो साहिल है वो इसी जिला कारागार के अंदर बंद है। जो जेल की 4 दीवारी है वो दोनों इसके पीछे हैं। और जिस वक्त जेल में पहुंची थी, शुरुआत के दिनों में खाना भी नहीं खाया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उसको समझाया और खाना खिलाया गया। जेल में नशे के लिए डिमांड करते हैं मुस्कान और साहिल। चीखते चिल्लाते कटती हैं जेल के अंदर रातें। मेरठ जेल में बंद सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामले में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला नशे के लिए तड़प रहे हैं। जेल में आने के बाद से उन्हें नशा नहीं मिला है तो उनकी हालत बिगड़ने लगी है। दोनों को बेचैनी घबराहट के दौरे पड़ने लगे हैं। स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने तुरंत उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज शुरू हो चुका है। चिकित्सक है, उन्होंने ये क्या पुष्टि की है कि वो लगातार नशा लेते थे, इस तरह की जरूरत है उनको? देखिए, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, ये भी नशा लेते थे। उन्हीं बंदियों को दवा दी जाती है जो नशा बाहर लेते रहे लंबे समय तक। यदि नशा वो लेते रहे हैं बाहर और एकदम नशा रोक दिया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम उनको परामर्श कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और चिकित्सक के द्वारा दवा दिला 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देते हैं हम लोग। 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में अलग अलग बैरकों में बंद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला नशे की लत छोड़ने के गंभीर लक्षण से जूझ रहे हैं और स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
जेल में बंद मुस्कान जेल के अधिकारियों से इंजेक्शन की मांग कर रही है, तो वहीं साहिल गांजे की मांग कर रहा है। तनाव से गुजर रही मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। उसको साफ पता है कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ेंगे। मुस्कान ने एक रिक्वेस्ट की और प्रार्थना पत्र देने को कहा है, जिसमें कहा है कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे नाराज हैं, वो केस नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे सरकारी वकील दिया जाए। तो ये एक नियम है कि जिस बंदी के पास प्राइवेट वकील नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, हम माननीय न्यायालय के माध्यम से एक सरकारी वकील दिलवाते हैं। तो उसका प्रार्थना पत्र हम आज चूंकि रविवार है, कल माननीय न्यायालय को भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की अनुशंसा कर देंगे। मुस्कान बहुत कम खाना खा रही है, एक कोने में अकेली बैठी रहती है। मुस्कान को बैरक 12 और साहिल को जेल के रिसेप्शन सेंटर की बैरक 18 में रखा गया है। एक मेडिकल टीम उन्हें नशा मुक्ति की दवाइयां दे रही है। नए माहौल में ढलने में उन्हें लगभग 10 दिन का समय लगेगा। जांच में पता चला कि साहिल और मुस्कान 2019 में फिर से मिलने के बाद ही ड्रग लेने लगे थे। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, पुलिस को साहिल के कमरे में तांत्रिक चिन्ह, शैतानी पेंटिंग और रहस्यमय संदेश भी मिले हैं, जो कथित तौर पर काले जादू के प्रति जुनून को दिखाते हैं। पता नहीं उस रात सौरभ और मुस्कान के ऊपर कौन सा खून सवार था कि ना आओ देखा ना ताओ और रिश्तों का एक ही पल में कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि साहिल और मुस्कान सौरभ की हत्या के बाद उसके शरीर के कुछ अंग अपने साथ भी ले गए थे। मेरठ में सौरभ कुमार का कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल कत्ल के बाद उसकी लाश के कुछ टुकड़े काटकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने सौरभ की लाश से उसका सिर और उसके दोनों हाथ काटे और उसके बाद उनको एक बैग में रखा। आधी रात के बाद वो बैग लेकर वो इसी घर में आए थे। ये साहिल का घर है जो मौकाए वारदात के पास की ही एक गली में मौजूद है। जब पुलिस ने यहाँ से साहिल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से जो लाश के टुकड़े जिस बैग में गए थे वो बैग भी बरामद किया और फिर इस घर को यूं ही खुला छोड़ दिया। ये घर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरी रात उस लाश के टुकड़े रखे गए थे और खुद दोनों हत्यारोपी इसी जगह पर पूरी रात रहे थे। 19 मार्च की शाम को जब यहाँ पर मीडिया पर्सन्स आए, उन्होंने इस पूरे घर को अपने कैमरों में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाया, जिसके बाद पुलिस सचेत हुई और शाम को इलाके की पुलिस ने यहाँ इस घर के बाहर 2 ताले डाल दिए। मगर कल यानी 22 मार्च को ये घर फिर से खोला गया। ये घर खोला गया कुछ खास कैमरों के लिए और उसके बाद में ये घर फिर से बंद कर दिया गया। आप देखेंगे कि जो दूसरा दरवाज़ा है ये इस पर पहले ताला नहीं था, लेकिन कल इस घर में फिर से कुछ खास कैमरों की एंट्री के बाद ये ताला डाला गया। सौरभ की हत्या से पहले उसे बेहोश किया गया था, जिसके लिए उसको कोफ्ते की सब्जी में नशीली दवाइयां दी गई थी, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। तो वहीं अब उस टिफिन का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें सौरभ और उसका दोस्त पंकज नजर आ रहा है। इस मामले में कई दिन बीत जाने के बाद एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ मोटरसाइकिल पर अपने पैतृक घर में जाते हुए दिख रहा है। सौरभ जहां पर उसका पैतृक घर है उसके पास ही एक किराए के मकान में मुस्कान और अपनी 7 साल की बेटी पीहू के साथ रहता था। लेकिन जब से वह लंदन से लौटा था तब से हर रोज शाम का खाना लेने अपने घर जाता था। रात को करीब 11:41 का ये वीडियो है जब वो एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है अपने दोस्त के साथ और वो जा रहा है अपने घर की तरफ। और थोड़ी देर बाद वो अपने घर से लौट के आता है तो उसके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है। उसकी मां ने कल ये तस्दीक किया था कि उस दिन उन्होंने सौरभ के लिए कोफ्ते की सब्जी बनाई थी और पुलिस ने इस बात को पहले ही वेरीफाई किया है कि कोफ्ते की सब्जी में ही मुस्कान ने जो बेहोशी की दवा थी वो मिला दी, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। फिर साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मुस्कान ने कत्ल कर दिया।
मुस्कान ने सौरभ के लिए पड़ोस के ही मेडिकल स्टोर से घटना को अंजाम देने के लिए दवाई खरीदी थी। वहां पहुंचकर टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। मेडिकल स्टोर का नाम उषा मेडिकल स्टोर बताया जा रहा है, जहां पर मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। मेजोलम नाम के नशे का इंजेक्शन 33 रुपए में मुस्कान ने खरीदा था। मुस्कान ने जिस मेडिकल स्टोर से सौरभ को सुलाने के लिए नींद की दवा ली थी, उस मेडिकल स्टोर पे इस समय ड्रग विभाग की छापेमारी चल रही है। ड्रग विभाग की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उसी मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयां हैं मेडिकल स्टोर में, उन सब की जांच की जा रही है। सर, किस लिए आए हैं आप इस मेडिकल स्टोर पर? मैं बेसिकली यही प्रकरण के लिए आया हूँ कि जैसे पता चला है कि यहाँ से जो दवाइयाँ गई हैं कि जैसे यहाँ से कुछ इस तरीके की दवाइयाँ गई हैं जिनका दुरुपयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे आए हैं और आने के बाद जो है इनका रिकॉर्ड जांचा जा रहा है कि इन्होंने जो है कहाँ परचेज की और कैसे कैसे बेची इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ की जांच तो अभी जांच चल रही है। इनका रिकॉर्ड सिस्टम लेके जो है इनका सारा का सारा जो है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का जो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका दुरुपयोग होने की संभावना है, ऐसा रिकॉर्ड हम जो है इनके सिस्टम से ले रहे हैं और उसके बाद हम इनको जो है शोकॉज नोटिस के थ्रू उसका जवाब देंगे और सारी की सारी जांच जो है सहायक आयुक्त औषधि मेरठ मंडल मेरठ को दी जाएगी। मोबाइल में पर्चा दिखाया, उसमें दवाई दी गई। अच्छा, मोबाइल में दिखाया था उसमें? मोबाइल में पर्चा दिखाया। कितनी गोलियां क्या कह के ले गई थी? कितनी गोलियां तो नहीं कह सकता, कितनी गोलियां ले गई थी, कोई पुरानी बात हो गई, याद तो है नहीं अब, लेकिन हाँ दवाई गई थी, इतना याद है। क्या अब आपसे पुलिस ने भी जांच पड़ताल करी, ड्रग विभाग की टीम भी पहुंची है, तो आपने पुलिस को क्या बताया? पुलिस ने तो सिर्फ इतना पूछा, ये तुम्हारे यहाँ आई थी, ये बता रही है कि लड़की की मैं यहाँ से दवाई ले गई हूँ। मैंने जी ले गई होंगी, पॉसिबल नहीं है रोज हर किसी का चेहरा याद रखना पूरे दिन। सौरभ के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सदमे में आए। डॉक्टर बोले आज तक ऐसी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया। सौरभ के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयावह था। चाकू से 3 बार सीधे उसके दिल पर किए गए थे, जिसके साथ उसका दिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की हत्या 2 हफ्ते पहले की जा चुकी थी। उसके शव को जलाने का भी प्रयास हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि शव की त्वचा लटकी हुई थी और सारे दांत हिल रहे थे। सौरभ हत्याकांड में बेहद चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कितनी बेदर्दी से सौरभ की हत्या की गई है और कितनी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े कर उसके शरीर पर वार किए गए हैं, ये सब कुछ खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया है, कितना समय पोस्टमार्टम में लगा और क्या क्या कार्रवाई की गई, हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी मौजूद हैं। सर, सौरभ का जो मेरठ में सबसे चर्चित हत्याकांड है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। किस तरह से जो डॉक्टरों के पैनल थे उन्होंने इसका पोस्टमार्टम करा? हाँ, डॉक्टर साहब के पैनल ने इनका पोस्टमार्टम किया है और हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर नहीं की जाती है, लेकिन जो मुख्य तथ्य उसमें सामने उभर के आए हैं उसमें यही है कि जो इंजरी उनको थी वो किसी धारदार हथियार से दिल के आसपास कोई इंजरी थी और धड़ कटी हुई थी और दोनों हाथ कटे हुए थे। जो अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से मौत का कारण संभव है और जैसे अवगत हुआ है कि शायद 2 से 3 सप्ताह पुरानी चोट हो सकती है और बाकी विसरा प्रिजर्व किए गए हैं ताकि उस संभावनाओं को भी नकारा ना जा सके कि कोई जहरीला पदार्थ देकर पहले उनको बेहोश किया गया था। तो सब चीजें। फिलहाल इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों जेल में एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों ही ड्रग्स के लिए तो तरस रहे ही हैं, साथ ही साथ दोनों की चाहत खत्म नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि अभी इस मोहब्बत के कितने राज खुलने बाकी हैं और पुलिस की कार्रवाई में क्या क्या सच्चाई सामने आती है। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप के साथ शुएब जिया की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।